नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। दिल्ली नगर निगम इस समय चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। कारण है नगर निगम चुनाव से पहले तीनों नगर निगमों का एकीकरण, जिसको लेकर एमसीडी में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी जहां कहती दिखी कि बीजेपी चुनाव हारने वाली है, इसलिए वो एमसीडी चुनाव से दूर भाग रही है और ये हथकंडे अपना रही है, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि एमसीडी को एक करना उसकी पहले से स्कीम ऑफ थीम्स में था। आम आदमी पार्टी सिर्फ बौखलाहट दिखा रही है। हर दिन बीजेपी और आप एमसीडी को लेकर आमने सामने आ रहे हैं। आज तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर नगर निगम में भ्रष्टाचार तक का आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी एक षड्यंत्र के तहत एनजीओ के माध्यम से एमसीडी की सभी जमीनों को बेचकर अपने नेताओं के नाम कर रही है। तो वहीं एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी ने नॉर्थ एमसीडी के अशोक विहार के केशवपुरम जोन में एमसीडी की जमीन पर एनजीओ को बेच दिया है, जिसका मालिक बीजेपी पार्षद मंजू खंडेलवाल का पति है। दस्तावेजों में खुद बीजेपी पार्षद ने इस बात की पुष्टि की है। ऐसा संभव नहीं है कि एमसीडी के असिस्टेंट कमिश्नर ने इतना बड़ा फैसला लिया हो और बीजेपी की पार्षद के पति को ही ये जमीन दे दी हो। इसकी जानकारी बीजेपी के अध्यक्ष को ना हो। दुर्गेश पाठक ने इसे एक आपराधिक गतिविधि बताते हुए बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पाठक ने साथ ही बीजेपी शीर्ष नेतृत्व पर भी इस षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया। साफ है कि एमसीडी चुनाव मुहाने पर है। वर्तमान सभा का कार्यकाल 14 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में इस तरह के खुलासे सत्ताधारी बीजेपी की नींद खोलने वाले हैं, जो कि 15 साल से एमसीडी में काबिज है। साथ ही साथ एक बात गौर करने वाली है कि हाल ही के दिनों में जिस तरह से लैंडफिल साइटों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे भी एमसीडी की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। लेकिन भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के चलते दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाली आम आदमी पार्टी को एमसीडी में बीजेपी और एनजीओ के नेक्सस का जो लिंक मिला है, वो चुनाव अभियान के दौरान में जमकर उठने वाला है। लेकिन उन्होंने एक नया तरीका निकाला है और मुझे लगता है शायद ये पूरी दुनिया में बिल्कुल ही नया होगा और इस तरह से शायद ही करप्शन कहीं और पे हुआ होगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एमसीडी के स्कूलों के अंदर बहुत सारे काम हैं जो कि एनजीओज़ को दे दिए जाते हैं, जैसे क्लासरूम को स्मार्ट बनाना, कुछ कंप्यूटर खरीदने हैं, कुछ नए नए तरीके, कोई और चीज़ है, कोई ग्राउंड तैयार करना है, कभी कभी कोई रूम तैयार करना है। ये सारे काम एनजीओज़ को दे देते हैं और एनजीओज़ जो होती हैं वो अपना फंड इकट्ठा करती हैं, अपने तरीके से इकट्ठा करती हैं। बहुत सारी कंपनियों से सीएसआर फंड लेती हैं, बहुत सारी चीज़ें लेती हैं और लेने के बाद वो उस फंड को एक तरीके से यूटिलाइज़ करती हैं स्कूलों में बच्चों के ऊपर। बहुत सारे लोग डोनेशन भी देते हैं। हमने आपको कम से कम ऐसे 100 से ज़्यादा केसेस बताए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के अंदर एनजीओज़ का एक नेक्सस बनाया है, या तो अपने किसी रिलेटिव से, कई बार तो खुद अपने नाम पे। आपको ध्यान होगा मंजू खंडेलवाल जी का केस, जिसमें उन्होंने अपने पति के ही एनजीओज़ को ज़मीन देने का शायद आगे का बोल दिया। तो पूरा का पूरा जो एनजीओज़ है एमसीडी के अंदर जो भी काम लेता है, वो एनजीओ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। अब तक वो एनजीओ कहीं ना कहीं अपना फंड इकट्ठा करता था, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉपर ऑर्डर निकाला है और ये ऑर्डर है 13 तारीख का। 13 तारीख का एमयू है। 19 तारीख को इन्होंने प्रॉपर ऑर्डर निकाला है। 13 अप्रैल 13/4/2022 को ये 2 ऑर्डर निकाले गए, जिसमें उन्होंने अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को कहा कि ये एनजीओ है, उसका ये बैंक अकाउंट है। अब तुम्हारा काम है कि तुम्हारे एरिया में जो जो दुकानें आती हैं, जो जो घर आती हैं, जो जो इंडस्ट्री आती है, सबके पास जाओ और चेक इकट्ठा करके इस एनजीओ को डोनेशन दिलाओ। एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक को आपने सुना और अब वो सवाल जो लगातार एमसीडी को लेकर खड़े हो रहे हैं। एमसीडी में कौन चला रहा एनजीओ का नेक्सस?
एमसीडी में भ्रष्टाचार के खेल का आखिर जिम्मेदार कौन है? बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के आरोपों ने किसकी पोल खोली है? और साथ ही सवाल यह भी कि 15 साल राज करने के बाद भी करप्शन का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि दिल्ली एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है, सरकारी जमीन एनजीओ का क्या सीन? तो एमसीडी में भ्रष्टाचार के खेल का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आज एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सारे आरोप बीजेपी पर लगाए और साथ ही कहा कि एनजीओ जो एमसीडी के अंतर्गत आते हैं वो ज्यादातर इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली बीजेपी के नेताओं के हैं। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो फाइलें दोबारा से खुलेंगी, जांच होगी और आरोपियों को सजा भी होगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आलोक वत्स जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। अजय वर्मा जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस पार्टी से। घनेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। और साथ ही डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। शुरुआत आलोक जी आप ही के साथ में करूंगी। एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, मुझे लगता है आपने भी सुने होंगे, किस तरह से जवाब देंगे? देखिए मंदी, आरोप लगाना आम आदमी पार्टी का पुराना आदत है, या कोई नया आरोप नहीं लग रहा है। लेकिन हम भी 15 वर्ष से वहां पे जमे हुए हैं, तो ये जनता के वोट से ही जमे हुए हैं ना। कोई हमने वहां पर डिक्टेटरशिप तो नहीं कायम कर रखा है। और रही बात जो एनजीओ के थ्रू जो काम होता है वो कितना % काम होता है, ये तो ऐसे कह रहे हैं कि सारा का सारा काम एमसीडी का एनजीओ ही करता है। अरे एनजीओ एक पार्ट 4-5% का काम होगा वो करता है। और काम के लिए तो दूसरे रास्ते हैं, टेंडर निकलता है, उसमें सिलेक्शन होता है, सब काम होते हैं। कुछ काम एनजीओ के द्वारा भी कराए जाते हैं। उसमें इन्होंने जो कहा है कि मंजू खंडेलवाल के पति का, अरे अगर किसी का पति एनजीओ चला रहा है तो ये क्या कोई जुर्म है? और उन्होंने क्या उसको, अगर उनको दिया गया तो क्या ये उनकी संपत्ति हो गई? वो पार्क के डेवलपमेंट के लिए या किसी चीज के डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। अगर दिया गया है तो अभी तक तो मुझे आधिकारिक तौर पर पता नहीं कि उनको दिया गया है कि नहीं दिया गया है। इनके आरोप का अभी पुष्टि नहीं हुआ है हमारे एंड से। लेकिन अगर दिया भी गया है किसी एक आदमी को, ऐसा थोड़ी है कि किसी आदमी का एनजीओ नहीं हो सकता है। हो सकता है उनकी पत्नी अगर पार्षद है, वो अपना एनजीओ चला रहे हो और उसका कार्यशैली अच्छा हो, तो उसको देके किसी पार्क की डेवलपमेंट कराई जा सकती है। लेकिन इस तरीके के आरोप जो ये लगा रहे हैं, बेबुनियादी आरोप, अगर इनके पास ठोस सबूत है तो ये कोर्ट में क्यों नहीं मूव करते हैं? ये लोगों को सिर्फ बता के और अपने घर लौट जाने का काम क्यों करते हैं? इनके 3 एमएलए बर्खास्त हुए घुसखोरी के आरोप में। हमारे यहाँ अभी कोई एमसीडी का पार्षद नहीं बर्खास्त हुआ है घुसखोरी के आरोप में। तो उस पर ये उंगली अपने ऊपर उठते हुए नहीं देख सकते हैं क्या? इनके 3 पार्षद को क्यों जाना पड़ा? 3 एमएलए को क्यों जाना पड़ा? हमारे यहाँ इस तरीके की कोई बात नहीं है। और एमसीडी पहले भी एक थी, उसको शीला दीक्षित के समय में 3 खंड में किया गया था। अगर उसकी कार्यशैली ठीक नहीं थी और उसको एकजुट करके एक अच्छे ढंग से आगे ले जाने की कवायद हो रही है, तो क्या गुनाह हो रहा है? ठीक है, आप प्रूफ की बात कर रहे हैं। घनेंद्र जी आपका रुख करूंगी मैं, लेकिन उससे पहले आलोक जी ये बताइए कि एक तो तस्वीर भी दुर्गेश पाठक ने साझा की थी और कहा कि जो एनजीओ बनाया गया था वहां पर तो कुछ फैमिलीज रह रही थी। वो तो एमसीडी के अंदर आता है ना। अगर एनजीओ में फैमिलीज रह रही हैं, एनजीओ के नाम पर वो काम हो ही नहीं रहा है, तो कार्रवाई कौन करेगा फिर? मैं समझा नहीं आपकी बात, जरा एक बार फिर से दोहरा दें। दुर्गेश पाठक ने एक तस्वीर भी साझा की थी सर, और उसमें उन्होंने बताया कि अशोक विहार के अंदर एक एनजीओ बना हुआ है, ना वहां पर एनजीओ का ऑफिस है, ना ही एनजीओ चल रहा है, वहां पर कुछ परिवार रह रहे हैं। हो सकता है, बहुत से लोग कंपनियां बनाते हैं, एड्रेस कहीं का दे देते हैं। एनजीओ भी इस तरीके का कोई बनाओ, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है फिर वहां पर कोई एड्रेस
दे दिया हो जहाँ पर उनका चिट्ठी पत्री जाए तो उनको मिल जाए। ठीक, ऐसी संभावना हो सकती है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। गणेंद्र जी को सुन लेते हैं। गणेंद्र जी, जो आरोप लगाए थे दुर्गेश पाठक ने, उसको आलोक जी ने सिरे से खारिज कर दिया है। देखिए अमनदीप जी, मैं आपको पूरी पृष्ठभूमि बता दूं। ठीक। भारतीय जनता पार्टी के साथी को शायद नहीं पता होगा कि दिल्ली में रहते, मैं दिल्ली का मैं रहने वाला हूँ। एक तो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में शासन है। भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को लूट के दीमक की तरह चाट के कंगाल कर दिया, खोखला कर दिया। एमसीडी बैंक करप्ट हो गई। एमसीडी के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। गवर्नेंस मॉडल देखिए एमसीडी का, भारतीय जनता पार्टी का, कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो मालामाल हो गए, एमसीडी कंगाल हो गई। और जो मैं आप बता रहा हूँ, आप ये जो आज जो दुर्गेश पाठक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ड्रॉप ऑफ ओशियन करके एक एनजीओ है, उसको एक काम दिया जाता है और अधिकारियों को पहली बार इतिहास में हुआ है, इससे पहले हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ, कि 13 तारीख को एमओयू साइन होता है और 19 तारीख को एक ऑर्डर निकलता है। एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी एक ऑर्डर निकालती है अधिकारियों के नाम पे कि ये एनजीओ है और एनजीओ के नाम पे आपको चेक लेने। इस एनजीओ के नाम पे बकायदा बैंक अकाउंट है, उस पे जो पेपर से आज जो दुर्गेश पाठक ने देखा है, पहली बार हो रहा है। अरे ये एमसीडी के अधिकारी को काम नहीं कि वो एक एनजीओ के लिए रेवेन्यू इकट्ठी करें। आप अपने लिए तो रेवेन्यू इकट्ठी कर नहीं पा रहे, आप एक एनजीओ के लिए जाके रेवेन्यू मांग रहे हो, रेवेन्यू भी नहीं मांग रहे, आप जाके लोगों को धमका रहे हो, लोगों से एक्सटॉर्शन ले रहे हो, उगाई कर रहे हो कि आपकी दुकान बड़ी हुई है, दुकान तोड़ दी जाएगी अगर इस एनजीओ में दान नहीं दिया। आपका मकान का छज्जा बड़ा हुआ, कल आपके घर पे बुलडोजर आ जाएगा अगर आपने इस एनजीओ में दान नहीं करा। इस तरीके की एक नेक्सस, इस तरीके की धोखाधड़ी, इस तरीके की एक उगाई का तंत्र एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी चला रही है। हमने एमसीडी में जाके उस एनजीओ को चेक करा, भी एनजीओ देख लेते हैं एनजीओ कौन है। हम उस एड्रेस पे गए और जब एड्रेस पे गए तो पता चला कि वहां तो कोई एनजीओ नहीं है, वहां तो कोई फैमिली रह रही है। देखिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि आप एक एनजीओ को काम दे रहे हो, आप उसके नाम पे उगाई कर रहे हो, उसका न दफ्तर है, न लेना है, न देना है, और इस लेवल का नेक्सस माफिया चल रहा है। ये कह रहे मंजू खंडेल वाला केस दूसरा है, जो मंजू, अमनदीप आप सुन रही है, आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, मैं सुन पा रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अमनदीप जी, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, मैं बिल्कुल आपको सुन पा रही हूँ। मंजू खंडेलवाल वाला केस दूसरा है, ये मंजू खंडेल वाला केस नहीं है। हाँ, ये मैंने जो बताया है ड्रॉप ऑफ ओशियन करके केस बताया, जो दुर्गेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मंजू खंडेलवाल का एग्जाम्पल दूसरा है। मंजू खंडेलवाल के वार्ड में एक जमीन थी स्कूल की, वो उसने अपने पति को दे दी और पति अपने घर के एड्रेस पे दे दी। देखिए कितना बड़ा गुंडा राज चल रहा है, कितनी बड़ी गुंडा बेशर्मी। देखिए मंजू खंडेलवाल को पूछा, बोली जी मेरी जुरिसडिक्शन में मैं दे सकती थी, मैंने अपने पति को दे दी, इसमें क्या गलत कर दिया? देखिए राजनीति में ये भारतीय जनता पार्टी वाले भी उनकी गुंडाई को, उनकी गुंडागर्दी को और इस तरीके को जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे कोई नैतिकता नाम की चीज भी है कि नहीं, कि राजनीति में मोरलिटी सारी खत्म होगी, वो भी बेच के खा गए। तीसरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ पहली बार नहीं हो रहा, पूरे एनजीओ के नाम पे एक नेक्सस चल रहा है। एमसीडी के 8 स्टेडियम एनजीओ को दे दिए, एमसीडी के सारे शमशान घाट एनजीओ को दे दिए। आज शमशान घाटों में दिल्ली में जो लकड़ी जलती है ना चिताओं पे, उसका भी एक माफिया चल रहा है। 15 साल से नए नए माफिया देने का काम कर रहा है, नई नई चोरियों की नई नई इनोवेशन हो गई। मतलब देश के अगर चोरों को, मवालियों को, गुंडों को अगर सीखना हो तो भारतीय जनता पार्टी के मॉडल से सीख ले कि कैसे चोरी की जाती है, एनजीओ बना के कैसे चोरी की जाती है। पिछले 1.5 साल के अंदर 80 स्कूल एनजीओ को दे दिए चलाने के लिए। अरे तुम्हारे बस की नहीं, दिल्ली सरकार को दे दो, हमने तो चिट्ठी लिखी थी, तुम्हारे बस की नहीं है स्कूल अस्पताल हमें चलाने आते हैं, हमें दे दो। अरे हमें देने के बजाय तुम एनजीओ को दे रहे हो और लीज पे दे रहे हो। लीज कितनी? 50 साल की, 60 साल की, 80 साल की। लीज पे देने का मतलब क्या होता है कि वो उस पर कमर्शियल एक्टिविटीज करेगा, अगले 50 साल, 60 साल, 80 साल उससे कमाएगा। ये स्टेडियम में भी होगा, ये स्कूल में भी होगा, ये पार्किंग में भी होगा, ये पार्क में भी होगा, ये अस्पताल में भी होगा, सब जगह होगा। इस तरीके का एक खुला। गणेंद्र जी, जो आप आरोप लगा रहे हैं, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह के आरोप लगते रहे और बहुत ही ज्यादा गंभीर आरोप है ये, इस पर जल्दी से जवाब ले लेते हैं आलोक जी से। आलोक जी किस तरह से जवाब देंगे, क्योंकि कई गंभीर आरोप अब बीजेपी एमसीडी पर लग रहे हैं? देखिए, इन आरोपों का कोई सबूत अगर है तो ये कोर्ट में क्यों नहीं मूव करते हैं, सिर्फ टेलीविजन पर बोलकर क्यों रह जाते हैं? ठीक, अगर इनके पास कोई कंक्रीट सबूत है, अब इन्होंने कहा कि लोगों को छज्जे तोड़ने के नाम पर, लोगों को दुकान तोड़ने के नाम पर
कम से कम 2-4-5 आदमी को खड़ा करे ना जिससे पैसा मांगा गया है। मैं कहता हूं कि इनके लोग चोरी कर रहे हैं, तो मुझे आदमी को चाहिए जो बोले कि आप सबूत पेश करने की आप बात कर रहे हैं, उसको लेकर मैं घरेंद्र जी से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अजय वर्मा का रुख कर लेते हैं। अजय जी, कांग्रेस पार्टी भी एमसीडी में काफी सालों तक सत्ता में रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से देखा जा रहा है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए अमनदीप, आप 2014 से आम आदमी पार्टी तो खैर रिवायती आई थी, बीजेपी की वहां 15 साल से एमसीडी में सत्ता है, सुख है, साधन है। 2014 में देश में जब एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए थे एक नया मॉडल लेके कि 2 करोड़ भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, अमीर आदमी चप्पल वाला जहाज में घूमेगा, अमीर गमीरी की खाई बराबर हो जाएगी। बड़ा सुनने में बहुत अच्छे लगते थे, कानों को भाते थे। अब यहां से आप समझिए जरा, बस मैं 1 मिनट में सारी चीज समझा दूंगा। 2015 में देश के 2 बड़े व्यापारियों को डीजल की सप्लाई देश के 2 बड़े सरकारी उसमें दी जाती है। 65 लाख प्रतिदिन लीटर डीजल जो है, एक आर्मी के लिए और एक रेलवे के लिए। देश के 2 बड़े इंडस्ट्रिस्ट जो आज संसार में 6ठे नंबर पर और 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं। 15 में वो उनका नंबर ही नहीं पता था, वो डीजल की सप्लाई उनके लिए दे दी जाती है। उसके बाद वादा किया जाता है बिजली के लिए 2015 में कि 2022 तक हर घर में 24 घंटे बिजली रहेगी, जिले इलाई कहते हैं। 2017 में कोई कंट्री में ऐसा स्टेट नहीं बचेगा। अब आप हर चैनल में देखिए 16 राज्यों में बिजली का संकट है भयंकर और 8-8 घंटे बिजली जा रही है। तो चलिए अब आप नीचे से आ जाइए। क्रोनोलॉजी ये है कि मलेशिया ने पाम ऑयल को प्रतिबंध, मलेशिया बहुत छोटी सी कंट्री है, भारत बहुत आर्थिक मदद भेजता, धमका दिया दिल्ली एयरलाइन ने, और मलेशिया ने पाम ऑयल का आयात निर्यात जो इंडिया से करता था इसलिए खत्म कर दिया कि पाम ऑयल का इंडिया में सबसे बड़ा स्टेक जो है या तो अडानी साहब का है या बाबा रामदेव का है। शहर के और गांव के छोटे छोटे व्यापारियों के लिए क्या करा कि जो सरसों का तेल खुला बेचेगा उस पर रासुका लगाई जाएगी, यानी सीधा सीधा सा अरबों रुपए से और खरबों रुपए और खरबों से 100 खरब। अजय जी, ये तो राष्ट्रीय मुद्दे हो गए, मैं चाहूंगी कि एमसीडी को लेकर आप अपनी बात रखें। 1 सेकंड वहीं आ रहा हूं, बस 1 सेकंड, आपने 2-2 मिनट सबको सुना। फिर आ जाइए बाबा रामदेव पर। जब बैंक से रिट्स होता है तो 66,000 करोड़ का सेटलमेंट 4,000 करोड़ में हो जाता है। ये गूगल पे डालिए, मिलेंगे आपको सब। अब आप आ जाइए एनजीओ पर। इनके छोटे से लेके बड़े नेता तक हर स्टेट में 6 स्टेटों में इनकी मेन सरकार है, बाकी सहयोगी सरकार है, 500, 600, 700 कुछ कई विधायक। इनका केवल टारगेट, इनका धंधा, इनका उद्देश्य बीजेपी के नेताओं का ये है कि पिछले 70 साल से चूंकि हम सत्ता में नहीं थे, क्या नहीं थे, तो सबसे पहले एक ही सूत्री कार्यक्रम ये करते हैं कि राष्ट्रभक्ति के नाम पर हिंदुस्तान में अब एनजीओ के नाम पे जो खेल शुरू हो रहे हैं ये तो बहुत दिनों से चल रहे हैं। ये तो आम आदमी पार्टी अब जागी है, हमारे लोगों ने तो पहले भी शिकायत करी थी, लेकिन चूंकि देश की सरकार के जो मुखिया हैं उनका टारगेट ये है कि अगर ये एनजीओ कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या किसी और के नेता की या कार्यकर्ता की होती तो अब तक तो हिंदुस्तान का वो गोदी मीडिया उसको पूरे देश में सुई से, जैसे 22,000 करोड़ की अडानी पोर्ट पर जब वो हीरोइन पकड़ी गई थी। अजय जी, मीडिया पर सवाल मत खड़े कीजिए, मीडिया पर सवाल मत खड़े कीजिए। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की भी सरकार थी ना, आप बताइए कि आपने क्या एक्शन लिया? आप बताइए आपने क्या एक्शन लिया? आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी अभी जागी है, तो आपकी पार्टी की सरकार थी, आपने उस वक्त क्या एक्शन लिया? अरे मैडम, मैं अमनदीप में आपको नहीं कह रहा, आप मत चिढ़िए इससे। मैं जब कह रहा हूं कि 4 ग्राम 2 ग्राम शाहरुख खान के लड़के पे मिल गए तो पूरे देश के चैनल कुछ मोदी मीडिया इसी पे लग गए, उस 22,000 करोड़ को नहीं दिखा रहे हैं। अब दिल्ली में फिर ड्रग्स पकड़े गए भविष्य के खिलवाड़ के लिए। मेरा कहने का मकसद ये है कि एनजीओ हो या ट्रांसफर उद्योग हो या जहां जहां इनकी सत्ता शासन हो या टिकटों का खेल हो या व्यापार नौकरी छीनने का मामला हो या कोविड में मशीनों में, कोविड में ऑक्सीजन में, कोविड में वेंटिलेटरों में क्या इनके मुख्यमंत्री और नेता इन्वॉल्व पाए गए, तो इनका भ्रष्टाचार का जन्म जन्मों का नाता है। यानी कांग्रेस पार्टी भी समर्थन करती है ना आम आदमी पार्टी? हुई है, छोटा सा मिलेगा। अजय जी, मतलब दुर्गेश कि इन तीनों निगमों में लंबे भ्रष्टाचार के खेल उजागर हो जाएंगे अगर सीबीआई और आईबी और इंटेलिजेंस से जांच करा ली जाए तो। ठीक है सर, ठीक है सर, यानी कि आप भी समर्थन करते हैं ना जो आरोप आज लगाए गए हैं, ठीक है। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक भी हमारे साथ पे जुड़े हुए हैं। सुनील जी, जैसे जैसे एमसीडी इलेक्शन नजदीक आते जा रहे हैं, हालांकि कोई डेट अभी तक साफ नहीं हो पाई है, वैसे वैसे राजनीति चरम पर है और आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो चुका है।
आपका विश्लेषण क्या कहता है इस पर? अमनदीप, ये कोई नई बात नहीं है। ये हर चुनाव में आप देखेंगे, चाहे लोकसभा के हों, चाहे एमसीडी के हों, चाहे विधानसभा के हों, इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है और इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है और इस तरीके के केस उछलते भी रहते हैं। किस पार्टी को फायदा होगा? आज आप पार्टी ने आरोप लगाया है, कल भाजपा आरोप लगाएगी, फिर कुछ कांग्रेस पे आरोप लगेंगे। निश्चित ये है कि वास्तव में चुनाव के समय आरोप लगने के बाद जब चुनाव खत्म हो जाता है तो क्या वो अंतिम पड़ाव पर वो केस चलते हैं कि नहीं चलते हैं? उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, एक खनन का मुद्दा था, अखिलेश यादव की सरकार थी, कहा गया कि साहब मुख्यमंत्री कार्यालय से अंतिम खनन के आदेश दिए गए हैं। क्या हुआ उसमें? गोमती रबर फ्रंट पे क्या हुआ? या 2G, 3G, 4G जो इतने भी घोटाले के आरोप लगे उनमें क्या हुआ? तो ये देखना पड़ेगा, क्या जनता को गुमराह करने के लिए वास्तव में ये चुनाव के समय आरोप लगाए जाते हैं, या राजनीतिक दलों की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि जब तक जिन पे आरोप लगे हैं तब तक वो दंडित न हो जाएं, तब तक वो खड़े रहते हैं। बस यही सवाल सारे राजनीतिक दलों पे उठते हैं और मुझे नहीं लगता कोई भी राजनीतिक दल चुनाव के बाद इतना सक्रिय रहता है जितना चुनाव से पहले रहता है। जी अमनदीप, ठीक है, यानी कि ये एक तरह से चुनावी स्टंट इसे कहा जा सकता है। ठीक है गणेंद्र जी, सबूत की बार बार बात कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि सबूत पेश करें और कोर्ट में जाए आम आदमी पार्टी, इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, आज भी दुर्गेश पाठक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा वो दस्तावेज प्रस्तुत करे और मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी वालों पे आज से नहीं, पिछले 2 साल से लगातार आपका चैनल भी कवर कर रहा है, बाकी मीडिया भी कवर कर रहे हैं। पिछले 2 साल से कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन हमने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को एक्सपोज ना करा हो, लोगों के सामने बाकायदा डॉक्यूमेंट के साथ करा है। और हमारे इसी काम से भारतीय जनता पार्टी डर गई। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग पे दबाव डाल के दिल्ली के एमसीडी चुनाव को टलवा दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे था वो ये बता रहा था कि 272 में से 250 वार्ड पे भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ चुनाव हारी थी बल्कि इनकी जमानतें भी जब्त हो रही थी, क्योंकि 15 सालों का इनका जो आतंक रूपी जो शासन है उसको दिल्ली के लोगों ने झेला है। दिल्ली में किसी गरीब आदमी को अगर अपने मकान में एक ईंट भी लगानी हो ना, उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। आपने जो कहा, निश्चित तौर पर हमने पहले भी शिकायत दर्ज करी, क्योंकि वो कह रहा है कि दिल्ली में पुलिस इनकी है। हम पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस FIR नहीं लिखती। एमसीडी में जो CBO है, जो सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर है, वो इनका अपॉइंटेड है, वो हमारी नहीं सुनता। निश्चित तौर पर हमने सारी चीजें दिल्ली के लोगों के सामने रखी और दिल्ली के एक एक आदमी ने, हमने बाकायदा एक रेफरेंडम कराया, हमने सर्वे कराया। दिल्ली के 20 लाख लोगों ने बाकायदा सिग्नेचर कैंपेन में पार्टिसिपेट करा। गणेंद्र जी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो बीजेपी की नहीं है ना, वहाँ पर तो आप जा सकते हैं, सबूत पेश कर सकते हैं, वो तो बीजेपी की नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैंने आपको कहा है, निश्चित तौर पर हम कोर्ट भी जाएंगे, जहां जाना हो वहां जाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एमसीडी के चुनाव 6 महीने बाद हो, 8 महीने बाद हो, साल भर बाद हो, एमसीडी में दिल्ली के लोगों ने तय कर ले कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। हमारी सरकार आने के बाद 15 साल की एक एक फाइल हम खुलवाएंगे, एक एक काम खुलवाएंगे और एक एक पैसे के भ्रष्टाचार का हिसाब किताब लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई पार्षद, जो भी जिसने भी 1 रुपया खाया होगा दिल्ली के लोगों का, उसे जेल तक पहुंचाने का, उस पर FIR करवा के उसे जेल तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। हम किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ने वाले नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप मतलब किस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप क्या क्या करना चाह रहे हो? आप एमसीडी के स्कूल भेज के, एमसीडी की डिस्पेंसरी भेज के, एमसीडी के अस्पताल भेज दिए, एमसीडी के स्टेडियम भेज दिए, एमसीडी को आपने पूरा लूट के चूस के कंगाल कर दिया। और आपके अंदर इतनी भी बेशर्मी इस लेवल की हो गई कि बकायदा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकालना पड़ रहा है एमसीडी को, उस पर बताना पड़ रहा है अगर वो एनजीओ कैपेबल नहीं थी काम करने की। 13 तारीख को आपने MOU साइन करा है, 19 तारीख को आपने ऑर्डर निकाल दिया। और पहली बात तो वो एनजीओ एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो तो फर्जी एनजीओ है, तो साफ हो गया, क्योंकि हमने जाके वहां पे देखा, वहां पे कोई नहीं है, ना कोई एड्रेस है ना कुछ है। अब मोटी बात है कि अभी हम कल परसों हो सकता है कि कल हम इसको एक्सपोज करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता की वो एनजीओ है। अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं, इसलिए मैं आपके चैनल पे प्रोड्यूस नहीं कर रहा। और जैसे ही वो खुलासा होगा तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा को इस मामले पे बोलना पड़ेगा, क्योंकि
बहुत बड़े लिंक जुड़े हुए हैं उस एनजीओ के। और मैं कह रहा हूं कि अगर 13 तारीख को आपने उस एनजीओ का एमओयू करा, अगर उसकी कैपेसिटी नहीं थी, उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी स्कूल चलाने की, और अगर उसको भीख मांग के, दान मांग के अगर उसको काम करना था तो दिया ही क्यों? 4 दिन बाद आपको पता चला कि एनजीओ तो कंगाल एनजीओ है। और वो क्योंकि कंगाल क्या मतलब, वो एनजीओ फर्जी है, वो तो फर्जी नाम पे रजिस्टर्ड कराई हुई है, और फर्जी नाम पे आपने बहुत बड़ा एक नेक्सस चलाया। दिल्ली के लोगों को आपने रोज बुलडोजर से डराते हो कि बुलडोजर आ जाएगा, बुलडोजर आ जाएगा, बुलडोजर आ जाएगा। बुलडोजर के नाम पे एक नया टेररिज्म, एक नया आतंकवाद, जो आरोप आप लगा रहे हैं उस पर मैं आलोक जी का जवाब लूंगी, क्योंकि अगर कैपेबल नहीं थे एनजीओ तो वहां पर फिर टेंडर पास क्यों किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा भी पार्किंग की समस्या हो या फिर और भी कई समस्या हैं, उनसे दिल्ली के रहवासी जूझ रहे हैं, जिसको लेकर भी लगातार दिल्ली एमसीडी पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आलोक जी, आपका रुख करूंगी। इससे पहले आप प्रवक्ता को सुना, कई सारे गंभीर आरोप लगाए, उनमें से एक ये आरोप बार बार लग रहा है। आज दुर्गेश पाठक ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी कहा कि अगर जब एनजीओ इतने सक्षम नहीं थे तो उन्हें फिर टेंडर क्यों दिया क्या? देखिए अमनदीप जी, ये जितनी बातें ये कर रहे हैं, कहीं पे इनके पास कोई सबूत नहीं है। सिर्फ ये टेलीविजन पर बैठ के और उंगली उठा रहे हैं। और अभी जो बीजेपी, ये आपके प्रवक्ता थे, उन्होंने तो अब आगे का भविष्य भी प्रेडिक्ट कर दिया। जनता के वोट से आदमी जीतता है। जनता लोकतंत्र में जनार्दन होती है, भगवान का रूप होती है। हमने ये नहीं कहा, हम 15 साल से अगर काबिज हैं तो जनता के आशीर्वाद से काबिज हैं। जनता को हमारे कार्यों पर विश्वास हुआ है, तब हमें। लेकिन आलोक जी, एमसीडी में तो आप काबिज हैं, लेकिन दिल्ली की गद्दी आपको नहीं दे रही है ना जनता, वहां पर भी तो सवालिया निशान है। अगर आप एमसीडी में इतना बेहतर काम कर रहे हैं कि 15 सालों से आप काबिज हैं, तो फिर दिल्ली की गद्दी आपको क्यों नहीं मिल रही है, आपकी पार्टी को क्यों नहीं मिल रही है? मैंने आपसे कहा ना, लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि है। अगर वो दिल्ली में हमें नहीं दे रहे हैं तो हमें वो भी सिरोधार्य है कि जनता अपना फैसला कभी न कभी, आज न कल बदलेगी। इनके झूठ उजागर होंगे। ये इनके 3 एमएलए घुसखोरी में इनको जाना पड़ा, निलंबित होना पड़ा। आलोक जी, एमसीडी को लेकर और भी कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हमेशा एमसीडी पर सवाल खड़े होते रहे। एक एक कर मैं उनका जिक्र करूंगी, प्लीज जवाब दीजिएगा। पहले पार्किंग की समस्या, दूसरी कूड़े की समस्या। इसको लेकर सिर्फ आम आदमी पार्टी ही आवाज या फिर सवाल खड़े नहीं कर रही है, इसको लेकर हर दिन जो जनता है वो भी सवाल खड़े करती है सर दिल्ली एमसीडी पर। देखिए, इसी सबको ध्यान में रखते हुए आगे सुचारू रूप से एमसीडी चले, इन चीजों का निस्तारण सही ढंग से हो, इसका एकीकरण की कवायद हो रही है। सर, पिछले 15 सालों से आपकी सत्ता है, 15 सालों से क्यों एकीकरण नहीं किया गया? इतने लेट लतीफी क्यों की गई? इलेक्शन करीब आ गए, उसके बाद में एकीकरण किया गया, अब आप उसको हथियार बना रहे हैं। एकीकरण ये थोड़ी है कि इंडेफिनिटली टाल दिया गया है। 2-4 महीने में चुनाव हो जाएंगे। सर, इलेक्शन को लेकर मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ, एकीकरण तो पहले भी हो सकता था ना। आज ही आपने कहा ये तो आपके प्लान में बहुत पहले से शामिल था, तो ये पहले काम क्यों नहीं किया गया? अभी तक तो दिल्ली का बहुत हद तक विकास हो चुका होता। फिर अगर नहीं किया गया तो अब तो किया जा रहा है ना। और दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली जैसे प्रदेश हर दिन प्रतिदिन 5,000-10,000 आदमी का बोझ बढ़ता जा रहा है। विकेंद्रीकरण के कारण लोग दूसरी जगहों से नहीं जा रहे हैं, बल्कि इसी पर लोड डाले जा रहे हैं। तो यहाँ भी समस्याएं दिन पर दिन एमसीडी की बढ़ती जा रही हैं। उनको भी रोकने के लिए कुछ ऐसी कवायद करनी पड़ेगी कि इस पर आदमियों का लोड जो एक लगातार बढ़ता जा रहा है उसमें कमी आए। सर, अब तो इलेक्शन नजदीक आ चुके हैं, अब तो कई तरह के रोड मैप बनकर तैयार होंगे। फिलहाल घनेंद्र जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। घनेंद्र जी, देखिए अमनदीप जी, इन्होंने कहा, आपने बहुत अच्छा सवाल करा कि 2014 से उनकी सरकार थी, 2022 में तकरीबन 8 साल बाद इनको जैसे ही लगा कि एमसीडी चुनाव आ रहे, इनके सर्वे ने बताया एमसीडी चुनाव आ रहे, कह रहे नहीं यूनिफिकेशन करेंगे, यूनिफिकेशन। अरे 8 साल से क्यों सोए थे? यूनिफिकेशन आप पहले भी कर सकते थे।
आपकी सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आप पहले भी कर सकते थे यूनिफिकेशन, और यूनिफिकेशन के लिए आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से भी कर सकते थे। यूनिफिकेशन चुनाव के बाद भी हो सकता था, एमसीडी चुनाव करा लेते, उसके बाद यूनिफाइड कर दे। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है अमनदीप जी? बहुत सीधा सा है, क्योंकि मैं खुद कॉर्पोरेशन में हाउस का मेंबर हूं, 3 लोग अलग अलग जगह बैठते हैं, उनको एक जगह बैठाना, यही तो यूनिफिकेशन है। आपने यही तो करा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से भी कर सकते थे, चुनाव के बाद भी कर सकते थे, लेकिन आपको ये पता था कि आप भारतीय जनता पार्टी एमसीडी चुनाव बहुत बुरी तरह आ रही। अरे चुप हो जाओ यार, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। हेलो मिस्टर आलोक, हेलो मिस्टर आलोक, ये तरीका ठीक नहीं है, बदतमीजी कहते हैं। आपने बोला, आपको हमने सुना, अब मेरी बारी, आप बीच में क्यों कूद रहे हो बीच के? अरे ऐसे नहीं होता, डिबेट का तरीका होता है। जनता पार्टी के लोग बदतमीज नहीं होते हैं, ये बदतमीजी का काम केजरीवाल से शुरू होता है और नीचे तक आता है। हम लोग बदतमीज नहीं है, बदतमीजी बोलते हैं। गणेंद्र जी, आलोक जी, प्लीज एक एक कर अपनी बात रखिए, तभी जनता तक आप दोनों की बात पहुंच पाएगी। प्लीज एक एक कर अपनी बात रखिए। आलोक जी, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, ठीक है? घनेंद्र जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं जो आपको कह रहा था अमनदीप जी, देखिए यूनिफिकेशन तो सिर्फ एक बहाना था, असल में इनको एमसीडी चुनाव को टालना था, क्योंकि एमसीडी चुनाव बुरी तरह हार गए थे। और आपने बहुत बड़ा सवाल करा कि एमसीडी के पास काम क्या है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनको आलोक जी को नहीं पता हो, क्योंकि दिल्ली से नहीं, इनको ये भी नहीं पता हो कि तीनों एमसीडी कहाँ है, उनके हेडक्वार्टर कहाँ है, मंजू खंडेलवाल कहाँ की पार्षद है, कुछ नहीं पता होगा। मैं आपको बताता हूँ कि एमसीडी के पास जो प्राइम काम है एमसीडी का साफ सफाई और प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, इनके स्कूल बंद हो गए। आज 2 तरीके के दिल्ली में गवर्नेंस मॉडल है, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, एक इनका एमसीडी का मॉडल है। एमसीडी में इनके स्कूल बिक के स्कूल इन्होंने बेच दिए, स्कूल बंद कर दिए। एमसीडी के पिछले 1 साल के अंदर 4.5 लाख बच्चों ने एमसीडी स्कूलों से नाम कटवा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिए। प्राइमरी एजुकेशन भी हम दे रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ भी हम दे रहे हैं। और जो साफ सफाई वाली बात करी, अभी पूरे वर्ल्ड की एक स्वच्छता रैंकिंग हुई, उस स्वच्छता रैंकिंग में 50 उसमें म्युनिसिपैलिटी ने भाग लिया। उस 50 म्युनिसिपैलिटी में ईस्ट एमसीडी 47वें नंबर पे थी, साउथ एमसीडी 40वें नंबर पे थी, नॉर्थ एमसीडी 42वें नंबर पे थी। ठीक है घनेंद्र जी, स्वच्छता को लेकर आप बात कर रहे हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर दिल्ली में देखे जाते हैं, उसको लेकर मैं आलोक जी से सवाल जरूर पूछूंगी। ठीक है सर, मैं उसको लेकर जवाब जरूर लूंगी, लेकिन एमसीडी के कर्मचारियों को सर वेतन नहीं मिल रहा है, हर दिन हड़ताल हम लोग देखते हैं, उसकी समस्या का समाधान कौन करेगा? सुनील कौशिकर, वो तो दिल्ली सरकार करेगी ना, वो तो दिल्ली सरकार करेगी ना। बहुत संक्षिप्त में सर जवाब दीजिएगा, बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, उसके बाद में मैं अजय जी का रुख करूंगी। मुझे दूसरे चैनल पे भी जाना है। अमनदीप, मैं कूड़े के पहाड़ का बता दूं, दिल्ली में 3 बड़े कूड़े के पहाड़ एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की देर है। बलसवा लैंडफिल साइड, गाजीपुर लैंडफिल साइड और ये ओखला लैंडफिल साइड, और तीनों लैंडफिल साइड पे आए दिन जो है सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे सर, मैं आपसे मैं नहीं कह रहा होने वाला। ठीक है सर, कर्मचारियों को भी तो देखिए ना, उनको वेतन कौन देगा, उस पर मैं आगे आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अजय वर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं उसका तो आप समर्थन कर रहे हैं, क्या फ्रंट फुट पर भी आकर कांग्रेस समर्थन करेगी? देखिए अमनदीप, बीजेपी बड़े भाई और केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी छोटे भाई, इन दोनों में फर्क इतना है, एक बड़े हैं एक छोटे हैं, छोटे बड़े बनने की कोशिश में है। बात दिल्ली की आती है, जब कोविड की आती है, जब सफाई की आती है, तो गेंद बीजेपी आम आदमी की पार्टी पाले में डाल देती है और आम आदमी पार्टी बीजेपी के पाले में डाल देती है। जब लॉ एंड ऑर्डर की आती है तो अभी ये इनका चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। अब इसमें लड़ाई ये है कि चूहा कौन बने बिल्ली कौन बने। दिल्ली की जनता इन्हें 2014 से समझ चुकी है, दोनों लोगों को, कि भाई हालात इनके क्या हैं और ये क्या दिखाना चाहते हैं और क्या वास्तव में अंदर है। चाहे कहीं भी किसी का मुद्दा हो, ना तो ये रोजगार पे बात करते दोनों ही पार्टियां, ना ही महंगाई पे बात करेंगे, बस पेंटिंग दिखाएंगे। ये होर्डिंग, ये एक्चुअली में होर्डिंग और टीवी और व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी यूनिवर्सिटी, इनके माफिया हैं दोनों लोग। इनका टारगेट ये है, झूठ उगाओ, झूठ दिखाओ, झूठ बोलो, झूठ ही विचारो, इसको उसे दिखाते रहिए। वास्तविकता से परे है। अरे भाई, धरातल पे आप बात करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, और धरातल के लिए आपने अभी देखिए कि इसके लिए दिल्ली में आपने रोजगार कितने दिए बताएंगे क्या? देश की सरकार और प्रदेश की सरकार। लेकिन अजय जी, इससे पहले आपने कहा कि जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, ये खेल तो बहुत पहले से चल रहा है, यानी कि जो आरोप लगाए गए हैं उसको तो आप सही मानते हैं ना? देखिए,
नहीं, बिल्कुल नेक्सिस देखिए, जो लूट, ये जो भ्रष्टाचार का गढ़ है, ये तो मैं आपसे ऊपर से लेकर नीचे तक, ये तो एमसीडी तो सुई है। मैं तो जहाज तक के ऊपर जा रहा हूँ। आपने वो राफेल देखा ही था, राफेल का क्या हाल है आज तक की। 36 जहाज हमने जितनी कीमत से खरीदे, उस 42 जहाज उससे कम कीमत पे एक छोटी सी कंट्री ने खरीदे। तो ये लोगों की आंखें बंद नहीं है, लेकिन इनको कुछ नकली लोग नकली राष्ट्रभक्ति के नाम पर, ठीक है, जो परोस रहे हैं परोसने दीजिए। जब लोगों की समझ में आएगा, जब तक देश बिक चुका होगा, रेलवे स्टेशन, लेकिन अजय जी कांग्रेस पार्टी बिक गए हैं, अजय जी, लेकिन देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो जीत का दावा कर रही है एमसीडी में इलेक्शन में, कांग्रेस खुद को कहाँ आंकती है? देखिए, दिल्ली का मतलब पूरा हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान में 30 स्टेट हैं और 5 टेरिटोरियम है, ये मान लीजिए। हमें पूरे देश की परवाह है। पूरे देश में विदेशों में जो छवि खराब हो रही है, जो सोशल फैब्रिक खत्म करा जा रहा है, उसकी परवाह है हमें तो। और हमारी ये है कि इस बार हम पूरी मजबूती के साथ, ये जो इन्होंने डिनोटिफिकेशन का, इनको तो पूरी हार दिख रही है कि 272 से 250 सीट कर दी, 1 कर दी। ये पहले भी कर सकते थे, बाद में भी कर सकते थे, अभी क्यों करा, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अब सत्ता दिल्ली की ये संभाल रहे हैं, एमसीडी की सत्ता। जब हम ये तो नहीं कहते कि अब की बार मित्रों 300 पार, जैसे बंगाल में दीदी ओ दीदी, यूपी में 300 पार। अभी अगर हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली की अब एमसीडी की सत्ता कांग्रेस पार्टी संभालेगी, लोगों ने तय कर दिया है। जनता का रुख है, जनता की डिमांड है। लोग बेरोजगारी से आजीज हैं, लोग महंगाई से, लोग सरसों के तेल से, पेट्रोल से, डीजल से, गैस सिलेंडर से, और दिल्ली के मुख्यमंत्री आलोक जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। आलोक जी को सुन लेते हैं। आलोक जी, अमनदीप, पहले मैं पूरा कर दूं। सर बहुत संक्षिप्त है, देखिए मेरे पास में वक्त की कमी है सर, बहुत संक्षिप्त है, पूरा कीजिएगा फिर जवाब लेंगे। टीवी पर बैठकर यहाँ बातें झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सत्यता से परे नहीं जा सकते। और चूंकि इसके बाद मैं माफी चाहूंगा, 5 मिनट में मुझे एक अन्य टीवी पे जाना है, तो मैं फिर इजाजत ले लूंगा आपसे अमनदीप जी। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, देखिए अमनदीप जी, एक चीज बता दूं, ये कांग्रेस वाले किस मुंह से बात करेंगे? ये हमें कह रहे हैं कि हम ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कांग्रेस की देन है, एयर कंडीशन पॉलिटिक्स कांग्रेस की देन है। और हमने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, हमने लगभग कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया है। और एमसीडी वगैरह में, ये प्रदेश में, यूपी जैसे प्रदेश में 1 सीट पर से एमसीडी में कहाँ आएंगे? और ये जितनी बातें कर रहे हैं बेरोजगार की और महंगाई की, इस सब को जनता ने सिरे से नकार दिया इनकी बातें। लेकिन सर ये जो मुद्दे हैं, इसको लेकर जनता में भी आक्रोश देखा जाता है, इसको आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते। पर फिलहाल हमारा आज का मुद्दा दूसरा है। आलोक जी, स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, उसको लेकर मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। सुनील जी, आपने इससे पहले कहा कि चुनावी स्टंट है ये, तो क्या जनता की भलाई, अब आप देख रहे हैं कि जो जनता की समस्या है, पार्किंग की समस्या हो गई, कूड़े की समस्या हो गई, तमाम ऐसी समस्या है जो दिल्ली में इस वक्त दिल्ली के रहवासी जूझ रहे हैं उन समस्याओं से, क्या अब उनका निराकरण आप देख रहे हैं या सिर्फ राजनीति होगी? नहीं, चुनाव से पहले तो लगेगा सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सारे राजनीतिक दल वायदा करेंगे, फिर सत्ता में आने के बाद क्या होता है हम और आप सब जानते हैं। भ्रष्टाचार के आपने कहा आरोप लग रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद एफआईआर होगी तो क्या अंतोगत्वा उसको सजा होगी कि नहीं होगी? क्या चुनाव जीतने के बाद कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जीतेगा उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? ये सब जनता समझती है और सारे लोग समझने लगे इस देश की जनता। अब ये समझना पड़ेगा कि जो गंभीर आरोप लगे हैं, और मैं बीजेपी से यही कहूंगा कि आप एक अलग तरीके की राजनीति करते हैं, यदि ऐसा आरोप किसी पर लगाए तो सबसे पहले आप ही को उस पार्टी से निकालना चाहिए, निष्पक्ष जांच की मांग करनी चाहिए, और अपनी तरफ से ही मुझे लगता है कि एलजी साहब को एक कमेटी गठित करके जनता के सामने ये बात रखनी चाहिए कि नहीं ये आरोप गलत है। दूसरा, फिर आप ही और दूसरी राजनीतिक दलों की गिनती में लाइन में खड़े हो जाएंगे आप देखो, जब केजरीवाल जी जब शुरू में आए थे तो आरोप किस पर लगे थे? कांग्रेस पर लगे थे। शीला दीक्षित सरकार पर तमाम आरोप लगाए। अब केजरीवाल बहुत दिन से सरकार में है, क्या हुआ उन आरोपों का? क्या समाधान हुआ? क्या लोग जेल गए? क्या वो जो जिनका आरोप लगाया गया था वो सारे चीजें कोई वसूली हुई कि नहीं हुई? आप कांग्रेस की बात ले लीजिए, कांग्रेस सरकार जब 2013 में थी, 2013-14 के बीच का आप रखिए, बीजेपी ने तमाम आरोप लगाए थे, चाहे कोयला घोटाले की बात हुई हो, चाहे 2G घोटाले की बात हुई हो, तमाम आरोप हुआ। क्या हुआ उनका?
क्या सत्ता में आने के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पे भरोसा करके जनता ने आपको सत्ता तक पहुंचाया है, क्या जो आरोप आपने चुनाव के समय लगाए थे उन आरोपों को अंतोगत्वा आप अंतिम समय तक पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचा पाएंगे? तो ये सारी चीजें हैं, इलेक्शन होने के बाद में ही पता चलेगा इसका कि जनता को क्या फायदा होता है। क्योंकि पहले अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो पहले तो तमाम वादे दावे किए जाते हैं, तमाम आरोप भी लगाए जाते हैं, लेकिन चुनाव होते ही फिर उस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। घनेंद्र जी, मैं आपके पास में लौटूंगी, लेकिन उससे पहले एक फाइनल कमेंट अजय जी से ले लेते हैं क्योंकि उनको जाना है। अजय जी, एक फाइनल कमेंट आपका। जी देखिए, वर्तमान हालात में जो हालात चल रहे हैं, जो देश के हालात हैं, देश की इसलिए तुलना करनी जरूरी है कि देश की राजधानी दिल्ली है और देश का दिल दिल्ली है। और दिल्ली की कोई भी मैटर होता है, कोई भी स्थिति होती है, कोई भी सूचना होती है, कोई भी घटना होती है, वो संसार के विभिन्न देशों में और विभिन्न चैनलों पर, विभिन्न स्टेटों में और विभिन्न देशों में देखा जाता है। और जब दिल्ली का मामला, देश का दिल धड़कता है तो फिर इसकी धड़कन को भी सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो हालात खराब कर रखे हैं देश के चारों तरफ, देखिए रामनवमी पर 5 स्टेटों में दंगे, सोशल फैब्रिक खत्म, खाई हिंदू, देश संविधान से चलता है, देश भाईचारे से चलता है, देश हिजाब से, देश बुलडोजर से, देश हिंदू मुस्लिम से, देश हिंदू पाकिस्तान से नहीं चलता। मेरा विभिन्न अनुरोध है इस देश के लोगों से, आने वाले चुनावों के समय में अपने देश को बचाइए, भारत को बचाइए। या आप तय करिए कि क्या हालात चल रहे हैं और किस तरह से आपको गैस सिलेंडर और महंगाई, पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, खाने पीने की वस्तुएं, सारी चीजों पे सही सुविधा, यानी कि जो वाजिब मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता लगातार परेशान हो रही है, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। इसे भटकाने के लिए इसको इधर उधर ना किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अजय जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया जनतंत्र टीवी की इस खास डिबेट में। घनेंद्र जी, घनेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी अमनदीप जी सर। देखिए अमनदीप जी, मैं उस समय आपको यही कह रहा था कि दिल्ली के अंदर 3 बड़े कूड़े के पहाड़ देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। अभी आपने देखा 2 दिन पहले बलसफर लैंडफिल साइड पे आग लगी, उससे पहले गाजीपुर पे लगी। और मैं नहीं कह रहा, बार बार ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एमसीडी को लताड़ लगाई है कई बार कि इनकी हाइट कम कीजिए। होता क्या है कि यहाँ पे कुछ मशीन चलती है जो कूड़े की लेवलिंग को कम करती है। उन मशीनों पे भी एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, एक बहुत बड़ा नेक्सस, एक बहुत बड़ा माफिया चल रहा है। मैंने कहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के राज में एमसीडी के हर डिपार्टमेंट में एक माफिया चल रहा है। लेंटर का माफिया अलग चल रहा है, पार्किंग का माफिया अलग चल रहा है, होर्डिंग्स का माफिया अलग चल रहा है, कूड़े का माफिया एक अलग चल रहा है, शमशान घाट पे लकड़ी जलाने का एक माफिया अलग चल रहा है। मतलब इस लेवल की लूट खसोट मचाई हुई है कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आज आप चलिए, मतलब गरीब आदमी को अगर बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बहुत छोटी चीज है, किसी घर में कोई पैदा होता है, किसी घर में किसी की डेथ होती है, अगर डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने भी जाना पड़े ना, उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। इस लेवल का भ्रष्टाचार है। शमशान घाट में लकड़ी जलाने जाता है, वहां पे भी उसको एनजीओ वहां पे लूट रही है, वहां पे भी उससे जो रेट है उससे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। हमने बाकायदा बार बार एक्सपोज करा है। अब वो कह रहा है कि देखिए कि भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी पे उतर आई है, नंगाई पे उतर आई, गुंडों की पार्टी है, मवालियों की पार्टी। हमने कई बार कहा मुख्यमंत्री के घर में गुंडे घुसते हैं, मुख्यमंत्री के घर पे आक्रमण करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष माला फैला के उनका स्वागत करते हैं जैसे वो पता नहीं कितनी बड़ी जंग जीत के आए हो। इस तरीके का एक कल्चर, नया कल्चर राजनीति में देने का काम कर रहा है। एक तरफ हम है कट्टर देशभक्त पार्टी, कट्टर ईमानदार पार्टी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी गुंडों की, मवालियों की, भ्रष्टाचारियों की, इस तरीके का एक नया मतलब राजनीति में, मतलब किस तरीके का मैं कहूँ कि राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके की पॉलिटिक्स कर रही है कि जो जितनी बड़ी गाली देगा, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा, जितना बड़ा बलात्कारी होगा, भारतीय जनता पार्टी का उतना ही बड़ा नेता होगा, उसको उतना ही बड़ा पद मिलेगा। इस तरीके की नई संस्कृति डेवलप कर रही है। ठीक है घनेंद्र जी, लैंडफिल साइटों पर जो आग लग रही है उसको लेकर मैं सवाल लूंगी, लेकिन आप पहले ये बताइए कि जो लगातार कर्मचारियों में वेतन को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है, उसकी समस्या का समाधान आम आदमी पार्टी कब करेगी? क्योंकि वो तो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। मैं इसमें आपको अमनदीप, इसमें बहुत ईमानदारी से साफ साफ तरीके से बताता हूँ। अमनदीप देखिए, ये एक
बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो जिस विभाग में नौकरी कर रहा है उसकी तनख्वाह वो देगा, जो एमसीडी में नौकरी कर रहा है उसकी तनख्वाह एमसीडी देगी, उसकी तनख्वाह दिल्ली सरकार का कोई नैतिक वो नहीं है कि जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनकी तनख्वाह दें। हमारे दिल्ली सरकार के आपने सुना कभी कोई डॉक्टर हड़ताल पे गया हो, कभी कोई टीचर गया हो, कभी कोई सफाई कर्मचारी गया हो? देखिए हो कह रहा है एमसीडी में एक मिस गवर्नेंस का मॉडल है, और मैं आपको इसलिए कोट कर रहा हूँ कि ये कोट करना जरूरी है। ठीक है घरेंद्र जी, मेरे पास में वक्त की कमी है, ये भी ठीक रहा आपने बीजेपी पर ही फोड़ दिया। सर मेरे पास में वक्त की कमी है, जो बाकी काउंटर क्वेश्चन है वो मैं आलोक जी से लेना चाहूंगी। आलोक जी, सबसे पहले तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, लेकिन जगह जगह पर कूड़े का ढेर देखा जा रहा है, इस पर जवाब दीजिएगा। और साथ ही लैंडफिल साइटों पर लगातार आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, दोनों मुद्दों पर जवाब दीजिएगा सर, पर बहुत संक्षिप्त में। ये अमनदीप जी, इस साल प्रचंड गर्मी आ गई है, इसके कारण उन साइटों पर कभी कभी आगजनी का मामला आ रहा है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई चल रही है और उसको लेवल से बाहर नहीं निकलने दिया गया है। और जहां तक रही बात, ये बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचारी गुंडे मवालियों की, कुमार विश्वास ने जो आरोप लगाया केजरीवाल जी पे कि खालिस्तानियों से साठगांठ करके ये चलने वाला आदमी है, उनसे ये फंडिंग लेता है, उस पर इनका क्या कहना है? कुमार विश्वास तो इनके बिल्कुल अपने लोग थे जिन्होंने ये उंगली उठाई है और खालिस्तान के साथ इनके संबंध को उजागर किया है। हमारे यहाँ तो कोई आतंकवादी के साथ नहीं जाता है दोस्ती करने, और न आतंकवादी के साथ उठता बैठता है, न उससे फंडिंग लेता है। अभी तक एक आदमी पर भी चोरी का अगर इल्जाम लगा हो तो इसको इन्होंने प्रूव क्यों नहीं कर दिया? एक भी घोटाला प्रूव नहीं किया है, सिर्फ जुबानी जंग से ये बोल रहे हैं। और यहाँ तक इनकी हिम्मत हो गई कि ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एमसीडी हम जीत गए। अरे आप जनता के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं, जनता को पास जाके वोट मांगिए, अगर वो आपको वोट देगी तो जीतिए, कोई नहीं रोक सकता आपको जीतने से। लेकिन सर वो तो वक्त बताएगा, वो तो सर आने वाला वक्त डिसाइड करेगा कि क्या होता है। लेकिन आप एकीकरण का हवाला दे रहे हैं तमाम समस्याओं को लेकर, अब तो एकीकरण हो चुका है ना, यानी कि अब इलेक्शन में भी वक्त है, उम्मीद की जाए कि आने वाले दिनों में समस्याओं का समाधान होगा। बिल्कुल, ये सारी कवायद अच्छाई के लिए है और अच्छी की तरफ ही होगा और अच्छा ही होगा। ठीक है सर, इसी उम्मीद के साथ में आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो एकीकरण के बाद में जहां बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जल्दी समस्याओं का समाधान होगा, तो वहीं अभी भी आम आदमी पार्टी लगातार एमसीडी इलेक्शन को लेकर और साथ ही एमसीडी पर लगातार सवालिया निशान खड़े कर रही है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।